जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम का आज हमारा पार्ट 2 क्लास है। और जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, आज हमारा पार्ट 2 है। परिभाषा के साथ हम सभी संख्याओं को देखेंगे। उन सभी संख्याओं को जो हमने पहले वीडियो में किया था, उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसमें हमने एक चार्ट वाइज पूरे ट्री के माध्यम से अच्छी तरीके से सभी संख्याओं को बताने का प्रयास किया था आप सभी के समक्ष, ताकि कौन सी संख्या किस हिसाब से उत्पत्ति हुई है, कौन सी संख्या किस हिसाब से बनती है, उन सभी को देखा था। तो आज उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, एक परिभाषा के माध्यम से अच्छी तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो उस दिन हमने यह भी बताया था आप सभी के समक्ष कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है भाई? संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को क्या कहा जाता है भाई? संख्या पद्धति कहा जाता है। यानी कि कोई भी संख्या है, किस हिसाब से उन सभी संख्याओं को लिखा जाए, उन सभी का एक क्रम क्या कहलाता है भाई? संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है, परिभाषाओं को अच्छी तरीके से देखेंगे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमने बताया था क्या भाई? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर आप सभी के समक्ष बताया था कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं भाई? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो उस दिन हमने आप सभी को बताया था कि अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंतर्गत जो भी ऋणात्मक संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है भाई? काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक, तो अच्छी तरीके से आप सभी इसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा और देख लीजिए। जैसे देख लीजिए अंडर रूट कितना है भाई? -2 और अंडर रूट माइनस कितना 5, यानी कि यह क्या है? वर्गमूल है। और उसके बाद वर्गमूल के अंतर्गत कितना है भाई? -2 है। ठीक, तो यह जो -2 है और उसके बाद अंडर रूट के अंतर्गत है, तो यह क्या हो जाएगा? पूरा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यह परिभाषा यही कहता है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं भाई? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर जो होता है वह क्या कहलाता है? ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल के अंतर्गत बनेगी उसे क्या कहेंगे भाई? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और देखिए माइनस, आप सभी को मैंने बताया था अंडर रूट -1, यानी इसको क्या कहते हैं भाई? आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आयोटा कहते हैं। ठीक है, आयोटा जो होता है भाई अंडर रूट -1 कहलाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं भाई? वास्तविक संख्या देखते हैं। ठीक, अब वास्तविक, मैंने उस दिन काल्पनिक संख्या आप सभी को बताया था पहले, और उसके बाद क्या बताया था? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप सभी जैसे जानते होंगे क्या भाई, इस हिसाब से संख्या रेखा बनता था। यहाँ पे लिखिए क्या भाई? 0 और डॉट डॉट यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, इस हिसाब से लिखते हुए प्लस अनंत तक जाते थे। और इस तरफ क्या होता था भाई? -1 -2 -3, इस हिसाब से लिखते हुए क्या होते थे? माइनस अनंत तक लिखते थे। यानी कि इस माइनस इनफाइनाइट से और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वह क्या कहलाएंगे भाई? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने वास्तविक संख्या बताया था आप सभी के समक्ष। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए संख्याओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि जिन्हें हम गणना कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन संख्याओं के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी वस्तु को गिना जाता है, ठीक है, उसे क्या कहलाता है भाई? वह नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए क्या लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या कहलाएंगे भाई? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे? अनंत तक जो भी संख्या लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम क्या भाई? पूर्ण संख्या। अगला क्या हमारा भाई? पूर्ण संख्या है। जो कि देखिए जो पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को मिला दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा भाई? पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या हमारा जो था क्या भाई? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता था। ठीक है, अब देखिए 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा है। अगर इसमें प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर दें? अगर जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो यह क्या कहला जाएगा भाई? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर जैसे प्राकृतिक संख्या है, अगर उसमें हम क्या करें कि अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या है।
यानी कि जो पूर्णांक संख्या है यानी क्या कहलाता है भाई, इंटीजर कहलाता है। अब यह क्या है भाई, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो वह जो संख्या बनेगी वह क्या कहलाएगी भाई, वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। कहने का अर्थ है कि पहले भाई क्या था, 1 2 3 4 5, यह था क्या भाई, प्राकृतिक संख्या। अब हमने क्या कर दिया, जीरो को मिला लिया तो यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अगर इसके साथ क्या कर लिया जाए, -1 -2 -3 इस हिसाब से अनंत तक है। अगर हम क्या करें, ऋणात्मक संख्याओं को भी एक साथ मिला लिया जाए तो अब हमारे पास जो संख्या बनेगी यह क्या कहलाएगी भाई, पूर्णांक संख्या कहलाएगी, यानी कि इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो हमें आशा होगा कि अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक एक परिभाषा को अच्छी तरीके से आप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक बनाते रहें। सभी परिभाषा, जितने भी संख्याओं से संबंधित जितने भी परिभाषा हैं उन सभी को हमने एक ही स्थान पे आप सभी को बताने का प्रयास किया है यहाँ पे, और अच्छी तरीके से आप सभी को बताएंगे यहाँ पे। और चलिए आगे देखते हैं। तो आशा करते हैं पूर्णांक संख्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए सम संख्याएं। सम संख्या यानी कि क्या होता है, इवन नंबर्स जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहलाता है भाई, वह सम संख्या कहलाता है। यानी कि जैसे जो भी संख्या क्या है, 2 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा भाई, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमने आप सभी को बताया क्या, अगर जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देखिए जैसे 8 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो जैसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। यह पूरी तरीके से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो कहने का अर्थ है क्या है, 8 क्या है, सम है, 6 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 2 क्या है, एक सम ही संख्या है। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट आप सब लिखिएगा, क्या भाई, इसमें लिखिए क्या कि जैसे यहाँ पे लिखिए क्या भाई, जीरो। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि जीरो बताइए क्या है, ठीक है, तो जीरो देखिए, जीरो जो है या क्या भाई, एक सम संख्या है। क्या है भाई, एक सम संख्या है। इसको अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, इसको नोट बना के हाईलाइट करके लिखिएगा, क्योंकि यह जो जीरो होता है क्या भाई, एक सम संख्या होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। हम लोग क्या भाई, विषम संख्या। विषम संख्या और नंबर्स किसे कहा जाता है, तो देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो भी संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 29 है, 39 है, 41 है। कोई भी संख्या ऐसी लीजिए जो क्या हो भाई 2 से विभाजित ना हो तो वह क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको भाग दे लीजिएगा। जैसे 11 में अगर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, जब 11 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, लेकिन शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यानी कि जो शेषफल बचेगा, तो यानी इसका मतलब है कि संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा भाई, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की ओर बढ़ते हैं कि देखिए वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी अगर एक संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो और सिर्फ एक से विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 2 2 को अगर आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे तो वह सिर्फ 1 से विभाजित होगा, और जो 2 है सिर्फ 2 से विभाजित होगा। यानी कि यह 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा और किसी से भी विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या क्या कहलाएगा भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगा। और कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे यहाँ ले लीजिए क्या भाई, 3। ठीक, 3 जो संख्या लेंगे आप क्या करेंगे, अगर हम 3 को ले रहे हैं तो इसको क्या करिए, अगर आप 1 से विभाजित कर रहे हैं तो विभाजित हो जा रहा है। ठीक, अगर हम क्या कर रहे हैं, 3 को 2 से विभाजित करें क्या विभाजित होगा, तो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी संख्या अगर स्वयं से विभाजित हो, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या हो, 1 से अब विभाजित हो, तो वह संख्या अवश्य क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें एक नोट पॉइंट हमने मेंशन किया है, आप क्या भाई, एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न तो क्या है भाई, भाज्य संख्या है। ठीक, तो इसको नोट अच्छी तरीके से बना के लिख लीजिएगा कि जो एक है वह संख्या जो एक है न तो भाज्य है न तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक जो है वह विषम संख्या है, लेकिन न तो यह भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इस हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संख्या एक क्या है, तो इसमें आपसे ऑप्शन में ये रहेगा क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की दोनों नहीं। इस हिसाब से प्रश्न आपसे इसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, भाज्य संख्या की ओर देखते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए भाज्य संख्या क्या कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें भी क्या कंडीशन रहेगा, जैसे संख्या 4 है, ठीक है, संख्या 4 है, यह क्या कहलाएगा, किसी न किसी संख्या से विभाजित होगा, एक और स्वयं के अलावा भी किसी न किसी संख्या से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए, अगर आप 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो यानी कि यह 2 बार चला गया और शेष पर क्या गया, 0 आ गया। तो यह जो 4 है किससे विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित हो गया। यानी कि जो 4 है भाई किससे विभाजित हुआ, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, और किससे भी, 4 से भी यह विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जो अभाज्य संख्या है इसके क्या होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी भाज्य संख्या होगी या इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या के क्या होते हैं भाई, उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को बताया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं क्या भाई, जिसके क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, या तो फिर आप इसको कह लीजिए, या तो इसको कहेंगे क्या भाई, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा भाई, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या भाई, परिमेय संख्याएं, यानी कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वे क्या होते हैं। देखिए वे संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई, तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं, p बाई पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p तथा q पूर्णांक होते हैं एवं q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत ही विस्तारित रूप से। तो अब इसको हम समझाते हैं। देखिए परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटा क्यू के रूप में लिख दें तो वह संख्या कहलाएगा भाई परिमेय संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल मेंशन किया, जैसे 3/4, और उसके बाद 5/6, और उसके बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है भाई 1.77, और उसके बाद क्या लिखा है भाई 0, और फिर है भाई परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इन सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है भाई 1.77 लिखा है, आप देखिए 1.7 और 7 लिखा गया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या लग जाएगा, डबल 0 बढ़ जाएगा, तो यानी 177 बटे कितना आ गया भाई, 100 आ गया। तो जब देखिए 177 बटे जब 100 आ गया तो यह क्या कहलाएगा भाई, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स जो होते हैं क्या भाई, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो p और q होगा यह क्या होगा भाई, हर समय क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। कहने का अर्थ है कि हर समय क्या होंगे भैया, पूर्णांक संख्याएं होंगी। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या किया है कि q बराबर क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, तो यह q बराबर 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो q का मान यानी कि जो हर का मान होगा यह 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हें क्या कर सकते हैं भाई, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या का अर्थ यह हुआ कि वैसे भाई जैसे हम क्या कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे भाई, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। जैसे देखिए अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है क्या भाई, पाई। ठीक है, तो पाई देखिए क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को बताया क्या भाई, अपरिमेय संख्या है किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है भाई, √2, √15, फिर 2, फिर उसके बाद क्या है 5 घात कितना, 1/2। अब उसमें क्या लिखा है भाई, फिर पाई लिखा है। तो यह सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा पाई के रूप में, देखते हैं कि पाई जो मैंने बताया, जैसे पाई का मान क्या होता है भाई, 22/7। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर 22/7 अगर एग्जाम में दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, और लेकिन जब अगर पाई का मान अगर पूछे, अगर कि बताइए, अगर सिर्फ पाई दिया रहे, अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए यह क्या है, तो यह क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे पाई का मान, पाई से पूछे कि आप बताइए पाई क्या है, तो पाई क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब 22/7 अगर आपसे पूछे तो वह क्या है भाई, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए 22/7 क्या है भाई, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, लेकिन जो है पाई है क्या है, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा गया है, इसलिए इसे यह क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं।
संख्या। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या भाई, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या जब किसे कहते हैं भाई, देखिए जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे, यानी जिसका मसा क्या होता है भाई, एक होता है, उसे क्या कहते हैं, वो एक साथ क्या कहलाएंगे भाई, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। कहने का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का जो युग्म बनेगा यानी जोड़ा बनेगा, उसमें अगर उन सभी का मसा यानी एचसीएफ क्या होगा, अगर एक हो जाएगा तो वह क्या कहलाएंगा भाई, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसा कि उस दिन हमने बताया था आप सभी के पिछले वीडियो में। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मस यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एक होता है, तो वह क्या कहलाएगा भाई, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4 और 9 लिखा है। अब देखिए 4 और 9 का अगर हम लोग क्या करेंगे, मस निकालेंगे तो 4 और 9 का मस निकालेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। 12 और 25 का मस निकालेंगे कितना आएगा भाई, एक ही आएगा। यहाँ पे 8, 9, 12 का अगर हम मस निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा मस भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो आप अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे या तो एचसीएफ निकालेंगे तो इन सभी का क्या हो जाएगा, मसा कितना आएगा, हर समय एक ही आएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहलाएंगे भाई, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगली संख्या हमारा क्या है भाई, युग्म अभाज्य संख्याएं। देखिए युग्म अभाज्य संख्याएं, आप इसको क्या कर सकते हैं, नाम से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि युग्म ही होगा और अभाज्य भी होगा। युग्म का अर्थ होता है क्या भाई, जोड़ा, और अभाज्य का अर्थ है कि मैंने वही बताया क्या है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी सहज संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और उसके बाद क्या कहलाएंगे भाई, वह अभाज्य भी हो, तो वह क्या कहलाएगा, युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि क्या करिए, दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो और उसके बाद क्या हो जाएगी, वह जोड़े में हो। तो जैसे देखिए आप कितना लिखा है भाई, यहाँ आप क्या लिखा है भाई, 11, 13, यानी 11 और कामा क्या लिखेंगे, 13। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना है भाई, 2 आएगा, यानी 13 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। और देखिए 11 भी अभाज्य है और उसके बाद 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 17 कामा क्या लिख सकते हैं, 19। अब इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 19 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हमारा है कि युग्म अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो और दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हैं, तो वह क्या कहलाएंगे भाई, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। जितने संख्याओं को बताया उन सभी को एक अच्छी तरीके से एक शॉर्ट रिवीजन करने के लिए मैंने आप सभी को यह चार्ट दिया है। तो देखिए इस चार्ट में क्या होगा, अच्छी तरीके से आप सभी देख पाएंगे कौन सी संख्या क्या कहलाती है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, अभी हमने बताया क्या भाई, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को क्या कहा जाता है भाई, जो भी संख्या गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जिसे क्या कहते हैं भाई, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कहाँ तक अनंत तक, यह क्या हो जाएगा भाई, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या करते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो यह क्या कहलाएगा भाई, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है क्या भाई, कि जो माइनस अनंत से लेके क्या होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या अभी हमने आप सभी को बताया क्या भाई, कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाती है भाई, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, जिन संख्याओं को p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते वह क्या कहलाएगा भाई, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और अगला हमने क्या बताया भाई, सम संख्या आप सभी को बताया। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए वह क्या हो जाएगा भाई, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या अभी हमने बताया क्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वह क्या कहलाएगा भाई, विषम संख्या कहलाएगा। और उसके बाद हमने क्या बताया, अभाज्य संख्या बताया आप सभी को। अभाज्य संख्या वे संख्या बताया हमने क्या, कि भाई जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक संख्या एक और एक संख्या स्वयं, यानी स्वयं और एक के अलावा अगर किसी से नहीं विभाजित हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब उसके बाद हमने क्या बताया आप सभी को, भाज्य संख्या बताया। कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं भाई जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो ठीक है, तो हमारा गणित में क्या होता है, कई प्रकार के संख्या प्रणाली का प्रयोग होता है, तो उन सभी का मैंने आधार यहाँ पे मेंशन किया ताकि आप इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो आता है इन सभी को अच्छी तरीके से हम देख लेंगे। कि आपसे परीक्षा में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि बाइनरी का आधार बताइए, आधारी का आधार बताइए, तो इन सभी का आधार आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे एक होता है क्या भाई, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली का जो आधार होता है या इसका आधार क्या होता है भाई, आधार 10 होता है। ठीक, बाइनरी प्रणाली का जो आधार होता है कितना है भाई, वह बाइनरी प्रणाली का जो आधार होता है क्या भाई, 2 होता है। ठीक है, 0 और 1 जो होता है क्या कहलाता है भाई,
बाइनरी प्रणाली का आधार कराता है। और देखिए अष्टाधारी का प्रणाली जो होता है वो क्या होता है भाई, आधार इसका 8 होता है, ठीक है। और षोडश आधारी प्रणाली क्या होता है, इसका आधार कितना है भाई, 16 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, दशमलव का क्या बताया, दशमलव का आधार कितना बताया, वह 10 बताया। बाइनरी का आधार कितना भाई, आधार 2 बताया। अष्टाधारी का कितना, आधार 8। और षोडश वाले का कितना बताया भाई, 16 बताया, ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।